हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो ये समझें कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about transfer of heat। कहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट? इन द फॉर्म मतलब हीट जो है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जिसमें स्टडी करेंगे, दैट मीन्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये क्या होता है? यूनिवर्स का कोई भी पार्ट, चाहे वह कोई टेबल ही हो, कोई ग्लास ही हो, कोई बॉडी हो, क्या हो? कोई बॉडी हो, ऐसे कहें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो डिफिनीशन क्या है? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स हुज थर्मोडायनेमिक्स इज टू बी स्टडीड इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये कहा गया कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हमने ले लिया और अगर उसके थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करना है तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। अगर फर्स्ट बात किया जाए, लेकिन उससे पहले जान लें हम लोग सराउंडिंग्स क्या होता है। सराउंडिंग मान लेते हैं कि अगर ये सारा यूनिवर्स है, ऐसे यूनिवर्स है, इसमें कोई हमारे पास ये बॉडी है जिसके बारे में स्टडी करना है, ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अलावा ये जो भी पार्ट बच रहे हैं, ये सारे, ये सब, ये हो जाएंगे सराउंडिंग्स। मतलब अदर देन दैट ऑब्जेक्ट, अदर देन दैट बॉडी इन द यूनिवर्स विल बी कॉल्ड सराउंडिंग। या कहीं जिसके साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंटरेक्शन होगा वो होगा सराउंडिंग। जैसे मान लिया यहाँ पर देखिए एक ग्लास है, इसमें कुछ वाटर है, हमको अगर इस वाटर के बारे में स्टडी करना है, पूरे इस बॉटल के बारे में स्टडी करना है, तो बॉटल विथ ग्लास ये हमारा हो गया सिस्टम। ठीक है, अगर केवल वाटर के बारे में स्टडी करेंगे तो वाटर हो जाएगा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और अदर देन से हम हो गए और भी एनिमल और प्लांट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं, हाँ, अदर देन दिस वाटर, वो होगा सराउंडिंग्स। अब इसकी बात अगर बात करें हम लोग, कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो हमने पढ़ा, ठीक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो पढ़ा, बट कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर मोस्टली हम लोग 3 टाइप्स का पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। थ्री टाइप्स पढ़ा जाएगा सराउंडिंग्स में। कितने टाइप्स के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, इसको सबसे पहले देख लिया जाए। अगर ये देखा जाए, पहले होता है ओपन सिस्टम। क्या होता है? ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम क्या होता है, इसे देखिए। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, क्या है? सिस्टम है, इसे हम ओपन तब कहेंगे अगर इट कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मास। ऐसे अगर एक ओपन ग्लास में वाटर रखा है तो जो वाटर सिस्टम होगा, इसके हम मास को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सराउंडिंग से इसकी हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। लेकिन अगर सेकंड बात करें, जो कि होता है क्लोज्ड, क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम। अगर यहाँ क्लोज्ड की बात हम लोग करें, क्लोज्ड, तो अगर यही ग्लास जिसमें वाटर फिल्ड है, अगर इसी को किसी चीज़ से हम क्लोज कर दें, ढक दें, दैट मीन्स मास का ट्रांसफ़र ना हो, ओनली ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगर केवल हीट का ट्रांसफ़र होगा तो क्लोज्ड सिस्टम होगा। मास और हीट दोनों का ट्रांसफ़र होगा तो ओपन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें न तो मास का ट्रांसफ़र होगा, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफ़र 0 हो, डेल्टा एम 0 हो, डेल्टा यू 0 हो, वर्क डन 0। दैट मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र ना होता हो, किसी भी
क्वांटिटी का एक्सचेंज ना होता हो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 सिस्टम ने पढ़ा, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। इसमें क्या है, केवल इसमें मास और हीट दोनों का ट्रांसफ़र होगा, इसमें मास का नहीं होगा, ओनली हीट का होगा, और इसमें ना तो मास का होगा और ना ही हीट का होगा। ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ तक ये बातें समझ में आई होंगी। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ से कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मीनिंग ही है सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ पाए, ऐसा प्रोसेस जिसमें उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ लिखा ही है कि आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम हो, कांस्टेंट हो, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हीट है वह कांस्टेंट रहे, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो हम कहेंगे आइसोथर्मल। अगर एडियाबैटिक है, डेल्टा क्यू 0 है, मतलब चेंज इन हीट 0 है, तो हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड थर्ड है आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक, इसमें होगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझते हैं क्या होता है। ये कहा गया कि अगर कोई 3 सिस्टम है ए, बी और सी, ये कहा गया कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जिस टेम्परेचर पर ए है उसी टेम्परेचर पर ए भी है। मतलब केवल टेम्परेचर ना कहेगा कि इनके बीच में किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दोनों की जो हीट एनर्जी है सेम है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। तो कब नहीं हो, जब टेम्परेचर इनका सेम है। अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है, या फिजिक्स के टर्म में कहा जाए कि अगर ए एंड बी आर 2 सिस्टम एंड इफ़ दे आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, एंड आल्सो इफ़ 2 सिस्टम बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कहा गया कि अगर 2 सिस्टम ए और बी इक्विलिब्रियम में हो और बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो ए होगा क्या होगा, ए यह भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ये कहा गया, ऐसे समझते हैं कि अगर 3 भाई हैं तो ए का भाई बी हो और बी का भाई सी हो, तो ए और सी भी क्या होंगे, आपस में भाई भाई होंगे। बातें समझ पा रहे हैं कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखा है कि इफ़ 2 systems A and B are in thermal equilibrium with a system C, then they will also be in thermodynamical equilibrium। बातें समझ पाई। कहने का मीनिंग है कि अगर 2 अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तीसरे के, तो तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कहा गया। इसके बाद देखते हैं, लिखा वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको भी चलिए डायग्राम से समझते हैं क्या है। अगर यहाँ देखते हैं, इस पर कोई एक ऐसे मान लेते हैं गैस फील्ड हो, ठीक है, गैस जिसकी हाइट है यहाँ x पॉइंट हो, x हो, इसको हमने हीट एनर्जी दे दिया, इस पर एक पिस्टन लगा है, जिसको हीट एनर्जी देंगे तो ये थोड़ा सा मूव होकर के पोजीशन यहाँ चला जाएगा, जिसकी बाउंड्री है x डैश। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, dx, कितना हो गया अगर ये dx हो। समझ में आ रही बात। अगर वो कितना हो, ये डिस्टेंस dx हो, तो यहाँ से जो वर्क डन हमारे पास होगा, वर्क डन dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए, तो हो जाएगा f इंटू dx। ये होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अगर हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना होगा डी डब्ल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अब डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स तो लिखा था डी एक्स, और एफ क्या होता है, पी इंटू ए होता है, पी इंटू ए डी एक्स, और ए डी एक्स होता है हमारे पास डी वी, क्या होता है डी वी। तो यहाँ से जो डब्ल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा पी इंटू डी वी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ए इंटू डी एक्स है ए इक्वल होता है डी वी के। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं। तो यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू अगर इंटीग्रेट कर दें लिमिट रख करके V1 से V2 कि जो कंटेनर था यही पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम अगर V2 हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल्स टू P और V1 माइनस V2, दैट मीन्स P डेल्टा V, ये हो गया W की वैल्यू वर्क डन। अब ये एक चीज़ है, ऐसे देखते हैं, ये समझिए सिस्टम है हमारा, यहाँ से इसमें भी दो तरह की चीज़ें होंगी। एक अगर हम इधर से वर्क कर रहे हैं यहाँ से तब तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर ये जो इसमें गैस फील्ड हैं अगर ये वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन से तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात, ये समझिए, मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ पर है, अगर इधर से वर्क होगा तब तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सिस्टम से अगर वर्क हो दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डेल्टा बी होगा पॉजिटिव, अगर बाय द सिस्टम होगा, और अगर ऑन द सिस्टम है तो जो डेल्टा बी हो गया निगेटिव होगा। तो जो हमारे पास वर्क डन आया है वर्क डन पी डेल्टा वी, तो अगर बाय द सिस्टम है बाय द सिस्टम तब पॉजिटिव होगा, और अगर ऑन द सिस्टम है तो ये निगेटिव होगा। ओके, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन हमने पढ़ा है कि P डेल्टा V ये वर्क डन होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो W इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V ही होगा। बट सेकेंड है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो अगर डेल्टा V जीरो हो जाए दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा V जीरो, तो इस केस में जो वर्क डन होगा हमारे पास, जो वर्क डन होगा ये P इंटू जीरो दैट मीन्स जीरो हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो आज चलिए एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। इसके बाद है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अच्छा, इसके पहले भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको समझते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ये कहा गया कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और जो अनदर एनर्जी है वो वहाँ पर वर्क डन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, दैट मीन्स मान लीजिए हमने 10 जूल दिया, अगर 4 जूल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में स्पेंड हो गई तो 6 जूल उस सिस्टम पर वर्क करने में स्पेंड होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि गिवन हीट एनर्जी टू ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम Q, ठीक है, Q क्या है, सम के इक्वल है। किसके सम के इक्वल है, यहाँ देखिए Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये है इंटरनल हीट एनर्जी, ये क्या है इंटरनल हीट एनर्जी, ये क्या है वर्क डन है, और ये क्या है गिवन हीट एनर्जी, क्या है गिवन हीट एनर्जी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि गिवन हीट एनर्जी टू ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ, यहाँ प्लस है ना, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन दी सिस्टम। बातें समझ पा रहे हैं। फिर से देखते हैं क्या लिखा है कि जो Q होगा गिवन हीट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल हीट एनर्जी एंड वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम F की, किसकी बात करें F की, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिंपल से मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन,
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव, एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव। जैसे अगर रेलवे लाइन की बात करते हैं, रेलवे है ऐसे रेल लाइन, अभी जो रेलवे लाइन पर अगर ट्रेन जाएगी तो केवल इसी वन डायरेक्शनल मूव कर सकती है, इधर या तो इधर, वन डायरेक्शनल हो गया। अगर एक पेज है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम कोई भी चीज़ यहाँ से जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग तो 2D होगा। अगर इस पॉइंट का हमको बताना हो पोजीशन तो यहाँ पर x देखेंगे, y देखेंगे। 2D की रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब अगर प्लेन में है तो 2D, लाइन में है तो 1D। और अगर स्पेस में बात कर लें हम लोग, स्पेस, जैसे अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ मॉस्कीटो, वेलोसिटी ऑफ मॉस्कीटो, इसके लिए जो एफ होगा ये होगा 3, क्योंकि मॉस्कीटो है 3D में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बातें समझ में आ गई? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम हो गया आपका, जिसमें सिंगल एटम होता है, इसके लिए मोस्टली 3 होता है। कितना होता है? 3। अगर हाई टेम्परेचर पर कहेंगे तो 5 हो जाएगा। जो डायटॉमिक है, डायटॉमिक, ये 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। हाई टेम्परेचर पर ये 7 हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर 7 हो जाएगा। और अगर ट्राई एटॉमिक कहें या पॉली एटॉमिक कहें, क्या कहें? पॉली एटॉमिक, तो इसके लिए जो एफ की वैल्यू होती है ये मोस्टली आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं 8 भी दिया रहता है हाई टेम्परेचर पर, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 6 दिया तो आप 6 मान करके चलेंगे, 7 दिया तो 7 मानेंगे, 8 दिया है तो 8 मानेंगे। भले ही मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, इसके लिए 6 होता है, लेकिन जिनके लिए जो देगा क्वेश्चन में आपको वही वैल्यू आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो ये लर्न रहे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, हाई टेम्परेचर पर 5 होगा, डायटॉमिक के लिए 5 होगा, हाई टेम्परेचर पर 7 होगा, पॉलीटॉमिक के लिए 6 होगा, हाई टेम्परेचर पर 8 होगा। ये है मोनो के लिए, ये है डाई के लिए, और यह है पॉली के लिए। पॉली मतलब 3, 4 कुछ भी हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।